तो आज के इस वीडियो में 19 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किस देश ने कोविड 19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन जिसका नाम रखा है सोबराना 2 उसको डेवलप किया है। तो आंसर होगा क्यूबा ने। तो अभी क्यूबा ने दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया है जिसका नाम रखा है सोबराना 2। तो क्यूबा की सरकारी कंपनी है जिसका नाम है बायोफार्मा, उसी ने इसको बनाया है। और याद रखना इसकी एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 डोज लेनी होगी। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या बला है, क्या होता है ये? तो देखो, वैक्सीन जब हम लोग लेते हैं तो एक्चुअल में हम लोग क्या ले रहे होते हैं, मतलब हमारे शरीर में वो लोग क्या डालते हैं? तो हमारे शरीर में वही बैक्टीरिया वही वायरस डालते हैं जिससे रोग होता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को कम करके। अब पहले क्या होता था, पॉलीसैकेराइड डाला जाता था। पॉलीसैकेराइड मतलब शुगर, किसका? उसी बैक्टीरिया या वायरस का। और उसके कारण हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता था और एंटीबॉडीज बन जाते थे। तो हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो एक्टिवेट होता है जब एंटीजन डाली जाते हैं। और एंटीजन के तौर पे क्या डाल रहे थे हम लोग? शुगर या पॉलीसैकेराइड डाल रहे थे, लेकिन अब उसे प्रोटीन के साथ जोड़ दिया गया है। इससे क्या होगा? और ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो शुगर और प्रोटीन जब दोनों हमारे शरीर में डाले जाए तो उसके कारण और बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा जब शुगर और प्रोटीन दोनों को हमारे शरीर में डाला जाएगा। और जिस वैक्सीन के थ्रू डाला जाएगा उसे ही हम क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेट वैक्सीन कह रहे हैं। तो बात आपको समझ में आ गई? यही देखो प्रश्न में लिखा हुआ है कि अभी किस देश ने कोविड 19 के लिए दुनिया का पहला कॉन्जुगेट वैक्सीन बनाया है। ये तो इसका नाम हो गया सोबराना 2। तो दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया जिसने कॉन्जुगेट वैक्सीन डेवलप की है? तो आंसर होगा क्यूबा ने। क्यूबा की कैपिटल होती है हवाना, करेंसी होती है क्यूबन पेसो। और अभी क्यूबा में भारतीय राजदूत कौन है? तो डॉक्टर एस जानकी रमन है। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव मनाया गया है? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के कमाऊं क्षेत्र में नई फसल की याद में मनाया जाने वाला हरेला त्योहार, यह अभी 16 जुलाई 2021 को कई क्षेत्रों में मनाया गया। ये जो हरेला है इसको मानसून शुरू होते ही मनाया जाता है और इसे पूरे कमाऊं क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, हरेला उत्सव ये कहां पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। देखो, उत्तराखंड के 2-3 त्योहार हैं वो आपको और याद रखने, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 2-3 जो मुख्य रूप से आपको याद रखने चाहिए। एक तो उत्तराखंड का फूल देई त्योहार और एक भितौली त्योहार, ये भी आप ध्यान रखना। और ये हरेला उत्सव तो हुई है। अब बात यहाँ पे हो रही है उत्तराखंड की, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। एक देहरादून होती है जो किसकी विंटर कैपिटल है, एक अभी नई बनी है ग्रीष्मकालीन कैपिटल, समर कैपिटल गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री नए बन गए हुए उत्तराखंड के, उनका नाम है राघवेंद्र सिंह चौहान। और बीबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री भी नए बन गए हैं, पुष्कर सिंह धामी नाम है, गवर्नर है बीबी रानी मौर्य। चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान है। देखो, यहां से आप कुछ योजनाएं याद रखें। 2-3 योजना मैं आपको बताता हूं जो आपको याद रखनी है। उत्तराखंड की एक तो वात्सल्य योजना आप याद रखो, एक यहाँ की है नंदा गोरा योजना, वो आप ध्यान रखो। उसके अलावा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, ये भी इसी साल स्टार्ट हुई थी, इसको भी ध्यान रखो। अभी उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला भी शुरू किया था। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहां पे शुरू हुआ है या कहां पे स्थापित किया गया, तो देहरादून में। और भारत का पहला मॉस्क गार्डन ये कहां पे विकसित किया गया? नैनीताल जिले में। उसके अलावा भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां पे बना है? तो ये भी उत्तराखंड में बना है। अभी आपको याद होगा मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को उत्तराखंड ने 100 से बढ़ा कितना कर दिया था? 150 दिन कर दिया था। उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। उसी तरह से उत्तराखंड ने ही घरों की पहचान चेली का नाम योजना भी शुरू की थी। उत्तराखंड ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी लॉन्च किया था। होप मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये कहां पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर कहां पे बना है? तो रानीखेत में। अच्छा, रानीखेत में तो एक एक्सरसाइज भी हुआ था, डस्ट लिक टू एक्सरसाइज। भारत और किस देश के बीच में? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था ये। यहीं पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी मिल जाएगा जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा। और भारत का सबसे ऊंचा डैम है तिहरी डैम, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। किस नदी पे? भागीरथी नदी पे।
तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज हैं ये वसीम जाफर, जिनको अभी उड़ीसा का हेड कोच नियुक्त किया गया है। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए अभी तो। और वैसे ये पहली बार नहीं है जब वसीम जाफर को किसी घरेलू टीम का कोच बनाया गया। इससे पहले वो उत्तराखंड टीम के भी कोच रह चुके हैं। और क्रिकेट से आपको याद आना चाहिए अभी एक प्रश्न। चलिए आप बताइए, अभी T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं ये, क्रिस गेल इनका नाम है। और आपको बताना है कि अभी 14 सबसे तेज वनडे शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? बाबर आजम बन गए हैं। अब लेकिन बात तो यहाँ पे उड़ीसा की हो रही है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर से आप जानते हो ना, भारत की पहली चेस अकेडमी कहां पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में। भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। इसके अलावा याद रखना, देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भी होंगे उड़ीसा में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। राउरकेला में याद रखना भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है। वैसे इसका नाम अभी बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया गया है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जनजातीय हॉस्टल्स के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य, तो आंसर करना उड़ीसा। अभी उड़ीसा में ही मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान भी शुरू किया था। उसके अलावा उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। उड़ीसा ने ही गोप बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया था। और भारत का सबसे लंबा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, जिसका नाम है हीराकुद डैम। किस नदी पे? महानदी पे। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। उसके अलावा बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर है? कटक उड़ीसा में है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ब्लैक पैगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। इसका चित्र आपको आपके 10 रुपए के नोट पे मिल जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील। और याद रखना भारत की पहली रामसर साइट भी यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। और इसी में आपको नलबाना पक्षी अभयारण्य भी मिलेगा। और इस चिल्का लेक में आपको कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो इतना आप यहां से याद रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र ये कहां पे बनाया गया? तो आंसर होगा वाराणसी में। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन भी कर दिया है। अच्छा, इसे बनाया क्यों गया है? क्योंकि यहीं पे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। और इसको किसकी सहायता से बनाया ये याद रखना, इसको जापान की सहायता से बनाया गया है। वैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में एक एक्वेटिक गैलरी, रोबोटिक गैलरी और प्राकृतिक पार्क का भी उद्घाटन किया है। और अभी कुछ समय पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में एक स्टेशन है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, वहीं पे हमने पढ़ा था, स्टेशन के ऊपर 5 सितारा होटल है, उसका भी उद्घाटन किया था इन्होंने। और लखनऊ से आपको क्या याद आता है कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के आधारशिला रखी थी। कहां पे? लखनऊ में। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही बोल बम यात्रा का संबंध किस राज्य है? तो आंसर होगा उड़ीसा से। तो आमतौर पर उड़ीसा राज्य में आयोजित बोल बम यात्रा के दौरान भक्त सावन के महीने में शिव मंदिरों में पवित्र जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर में नंगे पैर यात्रा करते हैं। लेकिन अभी कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने कोडिया या बोल बम भक्तों की धार्मिक गतिविधियों और सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो सिंपल सा याद रखना, बोल बम यात्रा का संबंध किससे है? उड़ीसा से। और वैसे आपको बता दो, अभी उत्तराखंड सरकार ने लगातार दूसरे साल कावंड यात्रा पर भी रोक लगा दी है। और देखो उड़ीसा से 2-3 त्योहार उत्सव आप याद रखो, जैसे कि धानु यात्रा पर्व का संबंध किससे है? उड़ीसा से। नुआखाई त्योहार कहां पे मनाया जाता है? उड़ीसा में। बाली यात्रा का संबंध भी आपके उड़ीसा से ही है। बाकी जम्मू कश्मीर से एक महत्वपूर्ण मेला लगता है, आपका याद रखना, खीर भवानी मेला। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, त्रिपुरा से है। त्रिपुरा में आपको मिलेगा लाई हराओबा त्योहार। ये भी कई बार एग्जाम में देखा जाता है, पूछा जाता है, लाई हराओबा त्योहार का संबंध किससे है? तो त्रिपुरा से। चापचारकुट महोत्सव ये मनाया जाता है मिजोरम में। एक याद रखना, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। लेकिन
अगर आपसे पूछा जाए केवल हॉर्नबिल फेस्टिवल तो आंसर हो जाएगा क्या, नागालैंड। फिर से सुनो, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। और अंबुबाची मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर में, जो कि आपको मिलेगा असम में। और गुड़ी पड़वा नव वर्ष के आरंभ पे मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। बाकी नमस्ते ओरछा महोत्सव ये मध्य प्रदेश में होता है। एक फगली महोत्सव भी होता है जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। फूल देई महोत्सव ये मनाया जाता है कहाँ पे? उत्तराखंड में, हमने पढ़ा अभी। एक याद रखना, पट्टुकल पोंगल त्योहार जो कि केरल में मनाया जाता है, जबकि आपसे पूछा जाए केवल पोंगल त्योहार तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। और अट्टुकल पोंगल त्योहार ये केरल में होता है। केरल का एक और त्योहार आप याद रखना, मक्कर विलक्कू, जो कि सबरीमाला मंदिर में होता है केरल में ही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स और उत्सव वगैरह मैंने आपको बताया जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ध्यान रखना इनको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही व्हाइट टेल स्वच्छ ऊर्जा परियोजना ये किस देश में स्थापित की जाएगी? तो आंसर होगा यूके में। तो यूके का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन बिजली संयंत्र, जिसे व्हाइट टेल क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, जो अभी टीसाइड में स्थापित किया जाएगा। ये परियोजना एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसे प्रोसेस का उपयोग करेगी जो हवा के बजाय ऑक्सीजन के साथ प्राकृतिक गैस का दहन करती है और टरबाइनों को चलाने के लिए भाप यानी कि जो वेपर होती है उसकी बजाय तरल अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। तो इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से पारंपरिक प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड सहित वायु उत्सर्जन को समाप्त किया जाता है। अब बात यहाँ पे यूके की है, तो ये रहा मैप में यूके। देखो, इसकी कैपिटल लंदन है, करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। देखो ध्यान रखना, यूके में आपके 4 देश आते हैं। जब भी बात यूके की करोगे तो यूके में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड की कैपिटल बोलोगे तो ग्रेट ब्रिटेन हो गई, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग हो गई, वेल्स की कार्डिफ हो गई। अच्छा, अभी ब्रिटेन में नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने थे? साजिद जाविद बने थे। और याद रखना, G7 विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हुई थी लंदन में ही। G7 समिट की इस साल अध्यक्षता कर रहा है ब्रिटेन। और अभी सेल्फ ड्राइविंग कारों को उपयोग की मंजूरी देने वाला पहला देश भी बना था आपका यूके। तो इतना आप यहां से याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ यूपी है। और अभी इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा IIT कानपुर की मदद से तैयार किया गया है। और ये सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित की गई पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित एक प्रणाली है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको क्या याद आता है? हमको याद आता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पोर्टल लॉन्च किया था। पोर्टल का नाम क्या था? सुपेस, SUPACE, सुपेस। तो इस प्रश्न में जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस एप्लीकेशन के बारे में, तो इस एप्लीकेशन का उपयोग शिकायतों का वर्गीकरण, उनको कैटेगराइज करने में और जहां से शिकायत आ रही है उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने में इससे हमें मदद मिलेगी। रेल मंत्री कौन है हमारे? अश्विनी वैष्णव हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय भी इनके पास है, संचार मंत्रालय। खेल मंत्रालय ये अनुराग ठाकुर के पास है। ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी इनके पास है, सूचना मंत्रालय। और शिक्षा मंत्री कौन बन गए? शिक्षा ही धर्म है, धर्मेंद्र प्रधान बन गए। चलो एक प्रश्न मुझे बताइए कि किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था? तो ये आपको याद होना चाहिए, आंसर होगा इसका तेलंगाना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 जुलाई को। पहली बार इसे 2010 में मनाया गया था। नेल्सन मंडेला एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के रंग भेद शासन पर विजय प्राप्त की थी और वे स्वतंत्र दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति भी थे। याद रखना, उन्हें रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण 27 सालों तक रॉबेन द्वीप के कारागार में रखा गया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2021 के लिए नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे मिला है? तो आंसर होगा रुमाना सिन्हा सहगल को। और आपको याद होगा 3 विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था, उसमें से एक ये भी थे, नेल्सन मंडेला। कब मिला था इन्हें? 1990 में। जबकि
सन 2001 में गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। इनकी एक फेमस बुक आप याद रखना जो एग्जाम में एक बार पूछी गई थी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसको लिखा है नेल्सन मंडेला ने। इन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, नेल्सन मंडेला इनका नाम है। बाकी देखो डे वाला क्वेश्चन है, तो जुलाई में कौन कौन से डे मनाए हमने। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाया था, 1 जुलाई को ही नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के रूप में मनाया, 11 जुलाई का सबसे इंपॉर्टेंट डे विश्व जनसंख्या दिवस होता है, 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया और 17 जुलाई को हमने विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में मनाया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने 74th कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ओइल डी ओर यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने। तो मुंबई बेस्ड फिल्म मेकर हैं पायल कपाड़िया और अभी उनकी अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने 74th कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए ऑयल डी ओर यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। किसने? पायल कपाड़िया की अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग नाम की डॉक्यूमेंट्री ने। देखो आपको याद रखना है 67 नंबर के जो भी नेशनल फिल्म अवार्ड्स का आयोजन हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म रही थी छिछोरे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था मनोज बाजपेयी भोंसले मूवी के लिए और धनुष को असुरन मूवी के लिए, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस रही थी कंगना रनौत मणिकर्णिका मूवी के लिए। और इस साल नवंबर में 52वां जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। इससे पहले जो 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ था वो भी गोवा में हुआ था। गोवा में होता है ये मैक्सिमम। और लास्ट टाइम वाले का जो फोकस कंट्री था वो बांग्लादेश था। और 51वां फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये मिला है किसको? रजनीकांत को। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार से किस शहर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है? तो आंसर होगा कुरुक्षेत्र में। तो अभी हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार से कुरुक्षेत्र में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। तो अभी केंद्र और हरियाणा सरकार ये अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले को एक भव्य आयोजन के रूप में विस्तारित और विकसित करने के लिए मिलकर के काम करेंगे। वैसे वर्तमान में आपको बता दूं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपको मिलेगा पटियाला में और पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपको मिलेगा कोलकाता में, जबकि दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र आपको मिलेगा नागपुर में। तो ये आप ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया? तो आंसर होगा स्क्वायर। तो अभी स्क्वायर नाम की एक कंपनी है, उसने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप अपने बिटकॉइन को स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल सेफली, बिल्कुल सिक्योर तरीके से, ताकि ये ऑनलाइन हमलों से सुरक्षित रह सके। अच्छा, सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी कौन सी थी? बिटकॉइन थी। और उसे किसने बनाया था? सातोशी नाकामोतो ने बनाया था। 2009 की बात है ये। और इस हार्डवेयर वॉलेट को कौन सी कंपनी बना रही है? स्क्वायर। और ये किसकी कंपनी है? तो जो ट्विटर के आपके सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्हीं की ये कंपनी है। अच्छा, फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्या होता है? एक तरह से वर्चुअल करेंसी हो गई जो डिजिटली रूप से उपलब्ध रहती है हमेशा। तो जो फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी उसका नाम पहले रखा था लिब्रा, बाद में उसे बदल करके डायम कर दिया गया। चलो आप तो एक प्रश्न का जवाब ही दे दो, किस देश ने बिटकॉइन को अभी लीगल करेंसी घोषित कर दिया था और ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था? तो इस प्रश्न का जवाब तो आप ही दोगे कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं अभी आगे। अच्छा बताइए अभी केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28% कर दिया गया। तो जो महंगाई भत्ता होता है उसे हमारी सरकार ने अभी 28% कर दिया गया, पहले ये 17% था। तो ये ध्यान रखना, डेटा 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी बाइक टैक्सी योजना को शुरू किया, तो आंसर होगा कर्नाटक ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे प्लीज इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।